Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 New NCERT of Hindi Malhar. So we have started chapter number 8 और इसका part 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर को समझ लिया था. आई होप आपने वो पार्ट देखा है. अगर नहीं देखा है तो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो थ्रू दैट. ओके, चलिए अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं. तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है. सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें रीड करना है और जो सही है उसके आगे स्टार मार्क करना है और रीज़न भी देना है. पहला है, माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है. ओके, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट चारों में से सही है, वहाँ हमें स्टार बनाना है. और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा भी करनी है और कारण बताना है कि आपने कौन सा आंसर चुना है और क्यों चुना है. इन चारों में से जैसे वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, उन्हें असम बिहू और सत्रिता से बहुत प्रेम था, उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए, वे अपने काम में सहायता के लिए बेटी को लाई थी. लास्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वे अलेक्जेंड्रा को असम की संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भारत आई थी. उन्होंने अपनी बेटी एंजेला को इसलिए साथ लाया ताकि वो भी इस अनुभव को देख सके. ओके, तो इसका कारण यहाँ पर ये हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा. क्यों देखा था? अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी. एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी. इसका आंसर है सेकंड वाला, दोनों की आयु एक समान थी. हमें बुक में दिया हुआ है, जब एंजेला और अनु की मुलाकात हुई तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे में समानता महसूस की, क्योंकि दोनों की उम्र करीब करीब समान थी. यह समानता उनके बीच जल्दी ही दोस्ती का कारण बन गई. तो हमारा ये कारण यहाँ पर ये वाला हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैचिंग्स. ओके, इसमें हमें 2 स्तंभ दिए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2. दोनों में से सही मीनिंग ढूंढकर हमें मैच करना है. जैसे पहला है सत्र, तो सत्र होता है, यह आसाम में एक मठ को कहा जाता है. इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है. ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों का स्थान होता है. तो सत्र हो गया यहाँ पर लास्ट वाला नंबर 6 से मैच हो जाएगा. सत्रिया नृत्य की, जो सत्रिया नृत्य है आपका, इसकी उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है. तो ये इसका आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज बोहाग बिहू. तो चैप्टर में हमने देखा था बिहू के 3 टाइप्स होते हैं और उसमें से एक है बोहाग बिहू. ये असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है. यहाँ से नंबर 4 पर मैच हो जाएगा. ये असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है. फिर है लंदन. लंदन क्या है? यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है. फिर है गुवाहाटी नंबर 4. गुवाहाटी ये भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है. तो इसका हो जाएगा नंबर 5, मैच कर देंगे. ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश अकेडमी. ब्रिटिश अकेडमी क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशन होती है, संस्था होती है. ओके, यहाँ पर ये ब्रिटिश अकेडमी का नंबर 3. यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है. देन 20वीं शताब्दी मतलब क्या होता है? जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उसके हिसाब से 1 जनवरी 1901 से लेकर 31 दिसंबर सन 2000 तक का जो समय है उसे हम कहते हैं 20वीं शताब्दी. ओके, तो इस हिसाब से अब हम किस शताब्दी में रह रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ नेक्स्ट है, मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, हमें इनका अर्थ क्या समझ में आया है वो बताना है और इसको साझा करना है. पहला है, यहाँ पर है असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है. फर्स्ट वन पढ़ रहे हैं हम, जिसे अपने वन्य जीव, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है. इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है. इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ नृत्य, वन्य जीवन और रेशम जैसी विशेष चीज़ें इसके मुख्य आकर्षण का कारण होती हैं. ओके, इसमें चाय के बागान इनके लिए भी प्रसिद्ध होता है और ये इनका मुख्य आकर्षण का कारण है. नाउ नेक्स्ट इज
पूरी दुनिया की संस्कृति में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सो जब भी हम सैड होते हैं या खुश होते हैं तो सभी चीज़ों के लिए हमारे पास म्यूजिक है, डांस है, राइट। सो विभिन्न संस्कृतियों में नृत्य और संगीत को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम माना जाता है। इसी तरह असम के लोग भी नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीते हैं या उत्साह की तरह उसे जीते हैं। ओके, नाउ सोच विचार के लिए यहाँ पर हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो एक निबंध था। ओके, वो एक निबंध था जिसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, है ना। तो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर लिखने हैं। पहला है, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, तो उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे। सो उसके मन में यहाँ पे आंसर है, एंजेला के मन में असम के लोगों की संस्कृति, बिहू नृत्य और लोगों के पहनावे को देखकर आश्चर्य और उत्सुकता के विचार रहे होंगे और इस अनूठे अनुभव से प्रभावित थे। फिर है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आपका, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे। सो बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है क्योंकि इसे फसल बोने, बढ़ने और कटाई के समय मनाया जाता है, और ये किसानों के कृषि चक्र से जुड़ा हुआ होता है। जो एक साल में वो लोग कृषि करते हैं उन फेजेस से ये त्योहार जुड़ा होता है। या फिर है नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ में इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण देने हैं, तो इसके लिए हमें पाठ में से कुछ उदाहरण देने हैं। तो इसका आंसर होगा, भारत से लौटने के बाद भी एंजेला के मन में से असम बसा हुआ था क्योंकि वह लंदन में भी असम के नृत्य रिकॉर्डिंग को देखा करती थी, अपनी जो डांस रिकॉर्डिंग्स थी उनको देखा करती थी और उन अनुभवों को याद किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बदलने के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है। तो आपको इसके जो चेंज है वो बताना है। तो इसमें क्या चेंज आया है, तो हमने देखा था चैप्टर में पहले सिर्फ मेल मेंबर्स ही डांस किया करते थे। ये जो शास्त्रीय नृत्य था पहले केवल मेल मेंबर्स ही किया करते थे और बाद में इसमें महिला कलाकार भी पार्टिसिपेट करने लगी। तो समय के साथ शास्त्रीय नृत्य की परंपरा में बदलाव आया है। पहले ये केवल पुरुषों के लिए था और अब महिलाएं भी इसे मंच पर प्रस्तुत करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं निबंध की रचना। जो हमने पाठ पढ़ा है ना वो एक निबंध है, ठीक है। तो उसमें से कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है, लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। ये कहानी नहीं है, निबंध है, ऐसे जो हम बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा तो हमें लगा ही नहीं कि हम ये कोई निबंध पढ़ रहे हैं, हमें लगा जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। इन वाक्य से भी हमें यही फील हो रहा है। सो इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इसमें आम जीवन की बातें होती हैं, इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। तो ये जो निबंध है, जिस तरीके का निबंध हमने पढ़ा है चैप्टर में, वो घटनाओं को, जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको क्रम में, मतलब सीक्वेंस में लिखता है। जैसे पहले लंदन की बात हुई, फिर वो लोग इंडिया आए, इंडिया में गुवाहाटी में आसाम में गए, है ना। फिर वहाँ पे उन्होंने बिहू से रिलेटेड चीज़ें देखी, फिर सत्रिया डांस से रिलेटेड चीज़ें देखी, फिर वो लोग वापस से लंदन गए। तो एक सीक्वेंस दिखता है और भाषा भी बहुत सरल होती है। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, इसकी बनावट पे ध्यान दीजिए, इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है। तो इसकी कुछ विशेषताएं जो हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी विशेषताएं लगी हमें इसमें, यहाँ पर देखिए, सरल भाषा,
निबंध में आम बोलचाल की सरल भाषा का यूज किया गया है। क्रमबद्धता मतलब सीक्वेंस, लंदन में असम की यात्रा का क्रमबद्ध वर्णन है जो प्रवाह बनाए रखता है। नेक्स्ट इज सजीव वर्णन, सजीव मतलब ऐसा लग रहा हो जैसे सच में कुछ चीजें हो रही हैं, है ना। बिहू और असम की संस्कृति को कहानी जैसी रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है आम जीवन की बातें, असम की संस्कृति और त्योहारों का सरल और सजीव वर्णन किया गया है। फिर है अनुभव पर आधारित, ये जो निबंध हमने पढ़ा इसमें लेखक ने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया है, मतलब वो जब भारत गया है तो उसको क्या क्या अनुभव हुए हैं उसका सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। ये निबंध की ये कुछ विशेषताएं थी। ओके, नेक्स्ट अनुमान या कल्पना से, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपको चर्चा करनी है। 3 पार्ट्स हैं। ओके, पहला है बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने उसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया। बिहू नृत्य का माहौल पारंपरिक असमिया संगीत और रंग बिरंगी वेशभूषा ने एंजेला और उसके परिवार को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वे इस अनूठे त्योहार की ऊर्जा और उल्लास को देखकर अचंभित और उत्साहित थे। उल्लास मतलब खुशी। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है जब तक एंजेला को समझ पाती तब तक वो लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। तो एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारी की होंगी। तो इसमें पूछा है कि एंजेला और उसकी माँ ने कौन कौन सी तैयारी की थी। तो उन्होंने कैसी तैयारी की होंगी, जिसमें पासपोर्ट तैयार करना, फ्लाइट बुक करना, ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो शामिल रही होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। जो बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा, इसका क्या आंसर हो सकता है। बरगद का पेड़ ग्रामीण गांव का जो जीवन होता है उस समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सामूहिक समारोह का हिस्सा होता है। सामूहिक मतलब जब सभी लोग मिलकर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए बिहू नृत्य का जो मंच है वो बरगद के पेड़ के नीचे बनाना परंपरा का प्रतीक है जो इसे और भी विशेष बनाता है। नाउ नेक्स्ट शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी गई हैं, हमें इसको शिक्षकों या मित्रों की सहायता से सोल्व करना है। असम से जुड़े हुए कुछ शब्द यहाँ जो इमेज है इसमें हमें फिल करने हैं। इस पार्ट में बहुत से शब्द आए हैं असम से विशेष रूप से जुड़े हुए अपने समूह से। मिलकर उन शब्दों की पहचान करिए और यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे एक संकेत दिया हुआ है, पहला है असम के नृत्य। तो ये असम के डांस फॉर्म्स हैं। वैसे कोई शब्द तो सत्रिया और बिहू ये ऐसे लिख देंगे। ये त्योहार कौन कौन से दिए हैं, तो 3 दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं, बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू, भोगाली बिहू। ओके, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो इसमें हमने असमिया देखा था, तो आपने चैप्टर रीड कर लिया है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3 बिहू, है ना। 3 बिहू के बारे में यहाँ बताया गया है जो असम में एक साल में मनाए जाते हैं। पहला है रोंगाली बिहू, दूसरा है भोगाली बिहू और तीसरा है कोंगाली बिहू। ओके, तो जो सबसे पहले वाला है वो रोंगाली या बोहाग बिहू, ये बैसाख या अप्रैल का जो मंथ होता है ना उस समय मनाया जाता है। फिर भोगा या माघ बिहू, ये जनवरी के आसपास मनाया जाता है। और फिर है कुंगली या काठी बिहू, ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है, कॉमनली अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अब 2 क्वेश्चन हैं। पहला, एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि वो अप्रैल के समय भारत आए थे। ओके, तो अप्रैल के टाइम पे उस टाइम किसान खेतों में क्या कर रहे होंगे, इसमें तीनों बिहू के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जो रोंगाली बिहू था उस टाइम पे किसान धान रोपने का काम कर रहे होंगे। तो एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा रोंगाली या बोहाग बिहू के अवसर पर भारत आए थे।
नाउ नेक्स्ट है तीनों बिहू के लिए लिखिए और उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होंगे ये भी बताइए। तो यहाँ पर तीनों बिहू के समय किसानों की गतिविधियों के बारे में हम लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं हम? सबसे पहले रोंगाली या बिहाग बिहू के समय किसान बीज बोते हैं। फिर आता है भोगाली या माघ बिहू, उस वक्त धान रोपने का काम शुरू हो जाता है। धान के जो प्लांट्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसको ट्रांसप्लांट करने का काम होता है। और तीसरा, जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है तो काटने के समय यानी अक्टूबर के महीने में, कार्तिक का महीना कहा जाता है, तो उस टाइम काटा जाता है, इसलिए इसे कुंगली या काटी बिहू भी बोलते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट से आगे आपकी बात। अपने समूह में चर्चा करनी है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है, रानी आंटी की एक बिटिया थी अन्नू। बिटिया का अर्थ होता है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? जो भी आपको घर में प्यार से बुलाया जाता है वो आप बताएंगे। जैसे घर पर मुझे गुड़िया नाम से पुकारा जाता है, या फिर और भी कोई नाम हो सकता है। फिर है, आपके नाम का क्या अर्थ है? नंबर सेकंड, फर्स्ट का आंसर है घर पर मुझे गुड़िया नाम से पुकारा जाता है, या फिर जो भी आपका निकनेम हो वो बता देना। सेकंड है, आपके नाम का क्या अर्थ है और आपका नाम किसने रखा, पता करके बताइए। सो मान लो मेरे नाम का अर्थ गुड़िया है, जो प्यारी और स्नेहिल व्यक्ति को दर्शाता है, और मेरा नाम मेरे माता पिता ने प्यार से चुना है या रखा है। जो भी आपका नाम है उसका अर्थ आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर लिखेंगे और वहाँ पर लिखेंगे कि किसने आपका नाम रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वे एक साथ खेल रहे थे। ग, आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ खेलते हैं बताइए। तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी, कबड्डी और क्रिकेट खेलती हूँ। फिर है, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्य के बारे में पढ़ा है। आपके प्रांत में यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर कौन कौन से डांस प्रसिद्ध हैं और आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है, तो बताइए। सो जैसे आप जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ का एक लोकल डांस फॉर्म होता है, तो आपको पता करके बताना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ कि राजस्थान का घूमर डांस होता है ना, पंजाब का भांगड़ा डांस होता है। ऐसे बहुत सारे नृत्य प्रसिद्ध हैं, तो वो आप ढूंढ कर बताएंगे। फिर जैसे आपको अपनी पसंद बतानी है, तो मैं लिख रही हूँ कि मुझे घूमर नृत्य करना पसंद है। आपको जो भी पसंद हो वो आप बताएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। यहाँ पे ये है, ये वाला, ये जो पूर्वोत्तर का एरिया है, ये ग्रीन वाला पूरा एरिया ये पूर्वोत्तर का कहलाता है। ओके, आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी एक राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये 8 राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं, नॉर्थ ईस्ट का भी अभी मैंने ग्रीन कलर की स्लाइड बताई थी ना, वहाँ पर 8 राज्य हैं। तो इन 8 राज्यों के नाम क्या क्या होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, ये रहा। फिर है सिक्किम, यहाँ पर मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मणिपुर। ओके, तो यहाँ पर जो ये आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखाया गया था, ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भाग था, जो भारत के पूर्व और उत्तर दिशा में आता है। इस ग्रीन पोर्शन में 8 राज्य आते हैं पूरे। टोटल कौन कौन से हैं जो अभी अभी बताए हैं मैंने, वो सब के सब हैं। इसके ऊपर यहाँ पर ये छोटा सा जो ग्रीन कलर में है ना, सिक्किम, अगर इसको हम अलग कर देते हैं तो उसके अलावा जो ये 7 स्टेट्स बचते हैं ना आपके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इनको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ते हैं तो इनको 7 सिस्टर्स बोलेंगे। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं। टाइम मशीन। ओके, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने कभी पहले टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं।
सो टाइम मशीन एक तरीके से हम कह सकते हैं साइंटिफिक इन्वेंशन होगा अगर कभी ये बना तो, जिससे कि हम पिछले बीते हुए समय में या आने वाले समय में जा सकते हैं। आपने बहुत सारी सीरीज़ देखी होंगी या बहुत सारी मूवीज़ में सुना होगा कि ये टाइम मशीन है। सो उसके ऊपर बहुत सी कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं। सो यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय से और कौन से स्थान पर जाना चाहोगे और क्यों, ये बताना है। सो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं प्राचीन भारत के समय में जाना चाहूँगी ताकि महल, संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकूँ। आप क्या करना चाहेंगे वो आप बताएंगे। फिर है, यदि आपको कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। सो मैं एक जादुई पेंसिल बनाऊंगी जिससे जो भी खींचा जाए वो सच हो जाए। आप क्या बनाएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर है, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है। संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन जैसी लगती है। ओके, जहाँ विभिन्न कालों की मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम पुराने समय में चले गए हैं किसी टाइम मशीन के थ्रू। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा ज़रूर कीजिए और उसके बारे में क्लास में बताइए। सो ये तो सिंपल आंसर है। अगर आप गए होंगे तो हाँ लिखेंगे और नहीं गए होंगे तो नहीं लिखेंगे। सो मैंने यहाँ पर हाँ का एग्जाम्पल दे दिया है। हाँ, मैंने संग्रहालय में पुराने समय के वस्त्र, हथियार और पेंटिंग देखी है। यह समय यात्रा अनुभव जैसा होता है कि हम किसी पिछले समय में चले गए हैं। अगर आप गए हैं तो आप भी शेयर करेंगे। देन खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। सो हमने देखा कि कहानी में एंजेला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे थे। क्यों? तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अन्नू के खिलौने कैसे थे। लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे। अन्नू के खिलौने लकड़ी और नारियल से बने हुए थे, जैसे गुड़िया और तीर कमान, जबकि लंदन में एंजेला के खिलौने प्लास्टिक और धातु से बने आधुनिक खिलौने वाले रहे होंगे, इसलिए तो उसको अन्नू के खिलौने अच्छे लगे। आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, मैं गुड़िया, गेंद, बैट बॉल और पहेली वाले खिलौनों से खेलता या खेलती हूँ, है ना। आप जिससे भी खेलते हैं वो लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं वो बताने हैं। सो जैसे हमारे यहाँ पर लकड़ी की गाड़ी, मिट्टी के जानवर और बांसुरी जैसे खिलौने मिलते हैं। सो आपने भी बहुत सारे खिलौने मार्केट में देखे होंगे जो हाथों से बनाए जाते हैं इस तरीके से। सो भारत के बच्चे भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज़, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। हाँ, इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। हाँ, मैंने कागज़ की नाव, मिट्टी से गुड़िया बनाई है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मैंने क्या क्या बनाया है। कागज़ से नाव बनाई है और मिट्टी से गुड़िया बनाई है। अगर आपको कागज़ की नाव बनानी आती है, कागज़ की टोपी बनानी आती है तो वो आप लिख सकते हैं और वो बनाकर दिखा भी सकते हैं अपनी क्लास में। ओके, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं पत्र। इस तरीके का पोस्ट कार्ड होता है। ये यहाँ पे देखिए, ये पोस्ट कार्ड दिया हुआ है। ऐसा ही होता है बिल्कुल पोस्ट कार्ड। तो मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अन्नू को आप पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये पत्र लिखकर बता रही हूँ। आप ये जो नीचे ब्लैंक स्पेस दिया गया है यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं अन्नू को। सो प्रिय अन्नू, नमस्ते। मुझे आशा है कि तुम ठीक होगी। मैं लंदन लौट चुकी हूँ, लेकिन भारत की यादें मुझे हर पल सताती हैं। असम में बिताए गए
समय को मैं कभी नहीं भूल सकती। असम के लोग बहुत प्यारे हैं और वहाँ की संस्कृति, संगीत और नृत्य में खास बात है जो मेरे दिल में बस गई है। सच में भारत का अनुभव मेरे लिए अद्भुत था। तुमसे जल्द ही मिलकर और बताऊंगी। ओके, तो ये यहाँ पर हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। इस लेटर को आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं और जो भी बातें आप शेयर करना चाहें एंजेला की जगह पर रहकर वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए लेटर लिखने के लिए? पोस्ट कार्ड चाहिए, अंतर्देशीय लिफाफे, इस तरीके के जो साइड में बने हैं वैसे लिफाफे चाहिए आदि डाकघर से ख़रीदे जा सकते हैं। ये सब हमें डाकघर से मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस से संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने में उसका उपयोग कीजिए। आपको जो भी रिलेटिव्स हैं जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं या कंट्रीज़ में रहते हैं उनको आप एक लेटर लिखने का ट्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। ये देखिए इमेजेस, आपको अलग अलग इमेजेस दी गई हैं आपकी बुक में। इसमें से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पर्सन की फ़ोटो आपको दिख रही है, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दिख रही है हर स्टिकर पे, है ना। इसे हम बोलते हैं डाक टिकट, जो कि किसी भी पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू ये इशू किए जाते हैं समय समय पर जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके लिए। सो इसी के बेसिस पे 2 क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर है, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? ये रहा इसका। तो ये आप ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान वाला डाक टिकट बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने भारतीय साहित्य और ख़ासकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके काव्य और लेखन ने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाई है। और देखो, आप ध्यान से इन डाक टिकट को, हर डाक टिकट पे कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, है ना। कहीं पे 500 लिखा है, कहीं पे 100 लिखा हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि उनका नाम लिखा है 1904 से 1948, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। तो यानी कि 1904 में इनका जन्म हुआ था और इनका जीवन काल दिया हुआ है कि 1948 तक था। सो बहुत सी इन्फॉर्मेशन इनसे हमें देखने को मिल रही है, राइट। सो इस तरीके से जो भी डाक टिकट आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर है, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं। सो हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया, डाक टिकटों पर लेखकों के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे उनके जन्म की तारीख, प्रमुख काव्य, साहित्यिक कृतियाँ और उनके सामाजिक और साहित्यिक प्रभाव के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं या उनका जीवन काल क्या है ना। सो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर पर्सन से रिलेटेड दी गई हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आज की पहेली है। इसमें 4 पहेलियाँ दी गई हैं। सो असमिया भाषा में एक तरफ लिखी हुई हैं, उसको हिंदी में भी लिखा हुआ है और संकेत दिए हुए हैं, यानी चित्र के थ्रू हमें पहचानने को कहा गया है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है असमिया, मतलब असम की भाषा में। हाथीर दांत कदमर पात, मतलब हिंदी में है हाथी के दांत सी और कदम के पात सी। कदम एक पेड़ होता है, उसके पत्ते जैसे, तो क्या होती है, ये है मूली। यहाँ संकेत में हम साफ साफ देख सकते हैं। हाथी के दांत भी ऐसे ही वाइट कलर के होते हैं, लंबे लंबे, तो यहाँ पर मूली इसका आंसर है। फिर है असम में दूसरी पहेली, पानी आ से मांस नहीं, हाबी आ से बाघ नहीं। इसका मतलब है पानी है पर मछली नहीं है, जंगल है पर बाघ नहीं है। सो देखो यहाँ पर इमेज में क्या दिया हुआ है संकेत में, नारियल। तो नारियल इसका आंसर है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है लेकिन ये मछली नहीं है। तो जंगल जैसे इसके छोटे छोटे बाल हैं लेकिन ये बाघ नहीं है, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, नारियल। फिर है आई बुलीले ने लागे, बोपाई बुलीले लागे। मीन्स लग लग कहे तो ना लागे, बेलग कहे लग जाए। तो इसमें आपके लिप्स टच नहीं होंगे। आई बोलो लिप्स टच नहीं होंगे, बोपाई बोलोगे तो लिप्स टच होंगे।
ऐसे ही हिंदी में है, लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए। लग लग बोलोगे तो आपके लिप्स टच नहीं हो रहे हैं और बेलग बोलोगे तो आपके लिप्स टच होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इमेज में लिप्स दिए हुए हैं तो इसका आंसर होठ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सय चरण कृष्ण वरण, पेट काटी लेऊ नाई मरण। इसका मतलब है काला इसका तन है और 6 इसके चरण हैं यानी पैर हैं, पेट कटे हुए हैं फिर भी ये मरती नहीं है। तो ये क्या है, चींटी। चींटी का कलर देखो काला है, इसके 6 पैर होते हैं और पेट 3 जगह पर है। इसकी बॉडी है ना कटी कटी दिखती है, लेकिन ये मरी हुई नहीं होती है, जीवित होती है। ये कुछ पहेलियाँ थी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। झरोखे से। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्यजीव, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। अभी मैंने आपको असम का लोकेशन दिखाया था पूर्वोत्तर भारत में। यहाँ पर रेशम चाय के बागान बहुत फेमस हैं। आपने पढ़ा है कि आसाम का जो रेशम है, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत फेमस है या बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या है ये मूंगा सिल्क या फिर कैसे बनता है और ये फेमस क्यों है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक लेख दिया हुआ है जिसमें लेखक ने अपने एक्सपीरियंस को बताया है। कुछ साल पहले मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहाँ पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की होती थी, झिलमिली सी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर और हरे, लाल और पीले रंग के बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहाँ भी अधिकतर महिलाएं इसी प्रकार के चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियाँ पहनकर आई थी। उनके पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे। बस केवल रंगों में हल्के या गहरे रंग का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि ये कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का प्रसिद्ध मूंगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। मूंगा को असमिया भाषा में अर्थ है पीला या गहरा भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि संपूर्ण विश्व में ये केवल असम और देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की एक खूबी यह है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 साल तक खराब नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क में औषधीय गुण भी होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये जो लेख है, ये जो आर्टिकल है 2008 में अप्रैल में लिखा गया था श्री विमल श्रीवास्तव जी द्वारा। चलिए अब इस बेसिस पे एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। साझी समझ से, है ना, आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी और क्यों? अपने समूह में डिस्कस करना है इस बारे में। तो मुझे असम के मूंगा सिल्क के बारे में जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ असम में मिलता है और इसकी सुंदरता अद्भुत है। अब आगे दिया हुआ है खोजबीन के लिए। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं। भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट वीडियोस, QR कोड जो आपके चैप्टर के स्टार्ट में दिया होता है उसको स्कैन करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं। असम के बिहू लोकगीत, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य, भाषा संगम, असमिया, मुकोली बिहू, अलग अलग टाइप्स के ये जो बिहू जब आप सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 7 सत्रिया और बिहू नृत्य से निबंध यहाँ तक के चैप्टर्स पूरे कवर कर लिए हैं। आई होप आप सभी चैप्टर्स की वीडियोस देख रहे हैं।
अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आई बटन पर क्लिक करके आप बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 मैया मैं नहीं माखन खायो, जो पद है सूरदास जी द्वारा रचित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज़। इफ़ यू आर डूइंग सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।